हेलो, वेलकम टू पिनेकिया पॉइंट। होप ऑल गुड। आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ इन डेप्थ में 3-4 वही टॉपिक। रेड टीमिंग, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिव्य शक्ति, अंतरंग शक्ति, बर्ड टैक्स, इसी तरह करके 4-5 टॉपिक है जो कि करंट में अभी आया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला रेड टीमिंग। रेड टीमिंग क्या है, कैसे है, देखेंगे। ये क्या है, ये जो है एक ग्रुप होता है जो एनिमी की तरह एक्ट करता है, बट रियल एनिमी नहीं होता। जैसे होता है ना कि कुछ ये एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी होता है और ये स्ट्रक्चरल टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है जो किसी भी कंपनी के वीकनेस या वल्नरेबिलिटीज़ को अनकवर करने में हेल्प किया जाता है एआई मॉडल में। इसका काम क्या है, तो ये साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस जैसे क्या कि इथिकल हैकिंग हो रहा है, रेड साइबर अटैक हो रहा है या पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी सिस्टम में हो रहा है, उस सब सिक्योरिटी को ओवर द टाइम इंजेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये न्यू कंसेप्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है और बिजनेस हर जगह ये एक क्रिटिकल टूल के रूप में काम कर रहा है और कम कर रहा है रिस्क को इससे जो एसोसिएटेड है। तो वही रेड टीमिंग क्या है, इतना ही। ये एक साइबर सिक्योरिटी है, एक तरह के ये एक ग्रुप होता है जो काम तो करता है एनिमी की तरह, बट नॉट ए रियल एनिमी की तरह। एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी। एक हम आगे देख लेंगे रेड टीम और ब्लू टीम में क्या अंतर होता है। तो जैसे रेड टीम ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, इसमें इथिकल हैकिंग होता है। हैकिंग होता है बट इथिकल, नॉट इलीगल हैकिंग। इथिकल है बट इन ए गुड वे, इन गुड फॉर द गुड पर्पस। और एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है इसमें। टेस्ट को पेनिट्रेशन टेस्ट होता है इसमें, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, सोशल इंजीनियरिंग इसमें आता है, वेब ऐप स्कीमिंग आता है। लेकिन ब्लू टीम हम देखते हैं तो ये डिफेंसिव सिक्योरिटी। रेटिंग के बारे में हम क्या पढ़े, ऑफेंसिव सिक्योरिटी था, तो ये डिफेंसिव सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है, इसे प्रोटेक्शन डील करता है। ये डैमेज को कंट्रोल करता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स देता है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, थ्रेट हंटर और डिजिटल फोरेंसिक्स। आगे अगला है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है गांधी सागर, तो इंडिया जो है ये फिर से सेकेंड टाइम जो है सेकेंड होम फॉर चीताज इन इंडिया फिर से रीइंट्रोड्यूस फिर से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया की तरफ। पहली बार पिछले साल ही कहाँ से चीता को लाया गया था, तो कहाँ से, नामीबिया से। यहाँ कहाँ दिया गया था, तो कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो अभी हम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, क्योंकि चूँकि अब इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस बार चीता को ला के रखा जाएगा। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। ये है कहाँ, तो एमपी में ही है, लेकिन राजस्थान। इसको डेजिग्नेशन कब दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया, तो 1974 में। याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया, 1974 में। अगर ये एक गांधी सागर डैम भी है जो कब एग्जिस्ट जब कब बना था, 1960 में। ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है और ये डैम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अनलोकेटेड विद इन अंदर है। रिवर चंबल जो है ये सेंचुरी को 2 हिस्सों में काटती है। फ्लोरा फौना सब देखेंगे हम कैसे। चूँकि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्यों चुना गया, इसी को है इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ केन्या में जो है मसाई मारा एक नेशनल रिजर्व है, वहाँ भी
यही फ्लोरा और फोना है, जैसे स्लाई, खेड, ये सब। तो चूँकि वहाँ उसको वही इन्वायरमेंट है, वही फ्लोरा फोना है, फ्लोरा सब है, तो इसलिए ये सवाना इकोसिस्टम है वहाँ। तो इसीलिए जो इस गांधी सागर डैम को लोकेशन को इसके लिए अच्छा बना रहा है या इसके लिए एलिजिबल कर रहा है। तो जैसे यहाँ फ्लोरा कौन है, खैर, स्लाई, खरदई, धौधवा, तेंदु और प्लास। सवाना इकोसिस्टम है जिसमें ओपन ग्रासलैंड और ड्राई डेसिडस ट्रीज और सब्स है। और यही सब फीचर गांधी सागर डैम को क्या बनाता है, चीता के लोकेशन के लिए यूजफुल। फोना यहाँ क्या है, चिंकारा, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, स्ट्रिप्ड हाइना, जैकल और क्रोकोडाइल्स। लेकिन चूँकि यहाँ बोला जाए कि इसमें तो हम देख लेंगे ऐसे चीता के बारे में क्या कैसे है, इसका थोड़ा सा बेसिक इन्फो। ये अफ्रीका और सेंट्रल ईरान में स्पेशली बिलोंग करता है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल, इसका स्पीड देख लेंगे 80 to 128 किलोमीटर/आवर। थ्रेट अभी इसको मतलब किस चीज़ से थ्रेट है, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है इसका, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हो रहा है, पॉचिंग हो रहा है, और इसका डिजीज हार्ट डिजीज ससेप्टेबिलिटी है। प्रोटेक्शन इसको दिया गया वल्नरेबल लिस्ट में री इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो चुका था। इसका सब स्पीसीज किससे बिलोंग करता है, तो एकिनोनेक्स जुवेटस ये अफ्रीकन चीता का नाम है, और एकिनोनेक्स जुवेटस वेनेटिकस एसेटिक चीता। अफ्रीकन चीता ये स्लाइटली ब्राउन कलर का होता है और गोल्डन स्किन इसका होता है। एसेटिक चीता से ये थिक होता है, मोटा होता है। हैबिटेट ये अफ्रीकन कंट्री में हर जगह पाया जाता है, और IUCN रेड लिस्ट में किस में आता है, तो वल्नरेबल रेड लिस्ट में इसको है। एसेटिक चीता के बारे में हम देखेंगे तो ये स्मॉल होता है, इससे अफ्रीकन चीता से थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पेल येलोइश फोन कलर होता है, स्पेशली बहुत ज़्यादा इसके बॉडी पर फर होता है, स्पेशली बेली में। ईरान में ही पाया जाता है, और चूँकि ईरान से ही लाए जाने का, लेकिन चूँकि ईरान में ही बहुत कम संख्या में बचे 12 लेफ्ट हुआ है, तो इसलिए वहाँ नहीं हुआ, और फिर अफ्रीकन चीता लाना पड़ा। IUCN ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और एक्सटिंक्ट हुआ इंडिया में, एक्सटिंक्ट हुआ 1950, चूँकि ये भी चिंता का विषय है। दिव्य दृष्टि, अगला देखेंगे दिव्य दृष्टि क्या है, कैसे। ये जो है एक AI टूल है जो क्रिएट किया गया स्टार्टअप इंडिजीनियस रिसर्च सॉल्यूशन PVT लिमिटेड के द्वारा, और सपोर्ट इसको किससे मिला है, क्या सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। और ये एक DRDO लेबोरेटरी है जो बेंगलोर में लोकेटेड है। ये एक AI टूल है जो कंबाइन जिसमें क्या क्या, जैसे क्या कि जैसे हम लोग का है आधार कार्ड में क्या लेता है, फिंगरप्रिंट लेता है, थंब इम्प्रेशन, और क्या कहता है आइरिस का लेता है। तो उसी तरह ये एक आई टूल है जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन और बहुत सारे पैरामीटर को इंक्लूड करता है, जिससे स्ट्रॉन्ग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बने। और ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव और आइडेंटिटी फ्रॉड जो होता है, या कभी हो जाता है कि हम पता चला कि दिख रहा है कि एक ही जैसा चेहरा है, एक ही जैसा शक्ल है या थंब है, तो वो उस वजह से ये लाइक्लीहुड को कम करेगा। आइडेंटिटी फ्रॉड जो हो रहा है, क्योंकि कर कोई रहा है और फिर इल्ज़ाम किसी पे लग रहा है, या ये सब चीज़ को कम करेगा।
इसका एप्लीकेशन बहुत सारे सेक्टर में, जैसे डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के द्वारा सपोर्ट जो किया जा रहा है। और ये DRDO को डेडिकेशन को दिखा रहा है कि कैसे डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप को फोस्टर किया जा रहा है और एयरोस्पेस सेक्टर में। और आत्मनिर्भर भारत के विजन के किस चीज़ के तहत? तो आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत। CIR ये DRDO का प्रीमियर लेबोरेटरी है जो इन्वॉल्व है रिसर्च और डेवलपमेंट, इसका काम है, जैसे AI, रोबोटिक्स, कमांड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी। रोल इसका क्या है? तो ये पिवटल रोल प्ले करता है हमारे नेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसी डिस्कशन को प्ले करने में। इसका क्या करता है? सिग्निफिकेंस है नेशनल सिक्योरिटी और को सेफगार्ड करना और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाना। DRDO देख लेते, ये रिसर्च और डेवलपमेंट का एक लीडिंग एजेंसी है और ये किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिस्पॉन्सिबल है मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट के द्वारा, जिससे हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी गेन करें। अगला है तरंग शक्ति। ये क्या है? तो तरंग शक्ति इंडिया जो है अपना इनॉग्रल मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज, ये क्या है? तो एयर एक्सरसाइज है, होस्ट करने जा रहा है अगस्त में। क्योंकि इसमें 10 देश के एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने जा रहा है और सबका फोकस होगा कि सभी 10 देश के एयरफोर्स में कोऑपरेशन हो। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करे और जो भी ये पार्टिसिपेंट कंट्री हैं उसके बीच शांति वार्ता हो, पीस हो। कैसे होगा? तो कोऑपरेशन प्रमोट करना है, स्ट्रेटेजिक एलिगमेंट और नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिस का एक्सचेंज हो, आदान प्रदान हो। इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशन जैसे इंडिया तो है ही, जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, UAE, UK, USA, स्पेन, ये सब अपना कंटिजेंट्स जो है भेज रहे हैं वही। अगला देखेंगे PM किसान निधि। PM किसान निधि क्या है? तो ये चूँकि ये पुराना ही है, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 दिसंबर 2018 को इम्प्लीमेंट हुआ था। तो अभी न्यूज़ में इसलिए आया है कि चूँकि न्यूली स्वर्न गवर्नमेंट हुआ है, नया ओथ लिया है फिर से थर्ड टर्म। तो उन पहला डिसीजन में वही है कि PM किसान निधि का 17th इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये क्या है, कैसे देखते हैं? तो इसके तहत क्या है कि एलिजिबल फार्मर फैमिली को इनकम सपोर्ट दिया जाएगा 6,000 का हर साल, 3 इंस्टॉलमेंट, जैसे हर 4 महीना पर आपको 2-2 हज़ार रुपया दिया जाएगा। तो 4 तिया 12, 2-2-2 4 6,000 हर सालाना दिया जाएगा। जो भी एलिजिबल फार्मर है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसको कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका लक्ष्य क्या है? तो जो भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करना फाइनेंशियली, कि आप नेसेसरी इनपुट आप परचेज कर सके, सीड्स हो, फर्टिलाइज़र हो या क्रॉप के जुताई बुआई, वो सब में हेल्प करे और आप अपने क्रॉप के हेल्थ को इंश्योर कर सके। फंडिंग इसका क्या है? तो फुल सपोर्ट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है और चूँकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से फुल्ली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी इसमें क्या है। इसमें एलिजिबल कौन है, योग्य कौन है? तो फैमिली वैसे किसान के परिवार को जिसको जो उस लैंड को कल्टिवेबल लैंड जिसका है ऑन्स, और वैसे किसान जो अर्बन और रूरल एरिया में रहते हैं। नन एलिजिबल, इसमें योग्य कौन है? इसको इस PM किसान निधि से बाहर किसको रखा गया है? तो जो भी अभी प्रेजेंट में हैं और रिटायर्ड ऑफिसर या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के ऑटोनमस बॉडी के एम्प्लॉय और है जिसका इकोनॉमिक स्टेटस हाई हो, जो भी कोई इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता हो
और या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो ऑक्यूपाई करता हो। और अगर लिया जाए प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और रिटायर्ड पेंशनर जैसे कि जिसका मंथली पेंशन 10,000 से ज़्यादा, ये सब नॉन एलिजिबल में आता है। हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट भी है कि वो पीएम किसान निधि वो वही एलिजिबल है और उसी को ये बेनिफिट मिले जिसका अपना ज़मीन हो। ऐसा नहीं कि आप किसी और के ज़मीन पर खेती कर रहे हो और आपको, ऐसा नहीं है। अगला एक बर्ब टैक्स। हाँ, तो मतलब अब डकार का भी टैक्स लिया जा रहा है, तो देखते हैं क्या है कैसे। वो भी जानवर का डकार ले रहा है उसका टैक्स। जिस न्यूजीलैंड सेंटर राइट गवर्नमेंट जो है अनाउंस किया है कि बर्ब टैक्स का कैंसिलेशन के बारे में। और ये बर्ब टैक्स क्यों लगाया गया था? क्योंकि बोला गया था कि ये एक प्लान है जिससे हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करें, जो कि लाइव स्टॉक से जाए। तो नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले गवर्नमेंट जो थे न्यूजीलैंड के, उनके द्वारा ये टैक्स लगाया गया था, उसी को फिर से कैंसिल किया जा रहा है। तो इसका गोल क्या है? इस टैक्स का गोल क्या कैसे है? तो इसमें यही था कि मीथेन इमिशन को रिड्यूस करना है। हाँ, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो है 10 मिलियन केटल है और 25 मिलियन शिप, इतने ज़्यादा लाइव स्टॉक है। और हम लोग जानते हैं जो भी रुमिनेंट है, जो भी मतलब एकदम से नहीं होता है कि खाना खा के उसको फिर जुगाली करना, तो वो सब जानवर है। और जैसे गाय हो, कौ एग्जांपल लीजिए, और ये सब इनका शायद 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो अनडाइजेस्टेड जो बचता है, तो उसको वो फिर उसको जुगाली करते हैं और डाइजेस्ट करने के लिए वो र्यूमेन बच जाता है। तो उससे जो है मीथेन गैस निकलता है, जो कि यहाँ इतने ज़्यादा 10 मिलियन कैटल हैं, 20 मिलियन से इतने सेफ कैटल हैं, तो वो जो है उससे मीथेन गैस इमिशन, तो इसीलिए प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा ये टैक्स लगाया था। और अभी प्रेजेंट में जो चल रहे हैं उसके द्वारा इस टैक्स को कैंसिल। तो हमको ये नहीं देखना है कि क्या किया जा रहा है, बस ये देखना है ये टैक्स क्यों लगाया गया, क्या है इसका वजह कैसे। तो चूँकि ये गोल क्या है कि मीथेन इमिशन को कम करना है। रुमिनेंट स्पीसीज जैसे हुप्ड, वही सब हर्बीवोर हमारे कॉ, सीप, कॉट, बफेलो, ये सब के द्वारा। और ये सब का एक यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो जिससे फूड को वो डाइजेस्ट करता है जो। और ये रीज़न क्या है टैक्स लगाने का? तो चूँकि वही पढ़े ही क्या कि फर्मेंटेशन रिवन में जो फर्मेंटेशन होता है जिससे वो मीथेन प्रोड्यूस करता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए 30% रिस्पॉन्सिबल है। हम इंडस्ट्री से पहले के टाइम से रुमिनेंट एनिमल जैसे कॉ, सीप जो है मीथेन रिलीज़ करते हैं, मेनली बर्पिंग, वही डकार जो लेते हैं उससे स्पेशली वो मीथेन रिलीज़ करते हैं। और ये हम तो पढ़े ही थे क्या कि न्यूजीलैंड में इतने इतने कैटल है, सिप है, ये सब जो इमिशन आप जितने भी कंट्री का ग्रीन हाउस गैस इमिशन उसका आधा इमिशन इस सब की तरह होता है। तो हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या कि इसमें इतने डीप में तो स्पेशली आंसर राइटिंग में हेल्प होगा, लेकिन हम देख लेते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और फिर वाला तो एक रेट टेमिंग एक टर्म है, बस यही इतना याद रखना है कि ये कॉपरेटिव सिक्योरिटी होता है, और जो कि एआई मॉडल में वीकनेस और वल्नरेबिलिटीज़ को अनकवर करनी है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, इसमें बहुत सारे स्टेटिक है। और चूँकि अभी न्यूज़ में क्यों आया, तो हम तो देखें कि चीता को फिर से ये सके चीता का सेकेंड होम होने जा, और इससे पहले कहाँ लाया गया था? तो कुल्लू नेशनल पार्क, वो भी मध्य प्रदेश में। ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता था? राजस्थान के साथ बॉर्डर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डेजिग्नेट कर दिया 1974 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था इसको।
यहीं एक गांधी सागर डैम भी है जो 1960 में बना था, और ये थर्ड लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। रिवर इस डैम गांधी सागर डैम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है चंबल नदी 2 बार काटती है। फौना फ्लोरा हम लोग देखें क्या कि खैरसलाल ये सब है, और यही सब वजह है क्या कि गांधी सागर डैम को फेवरेबल बनाया, यही सब पीछे। एक चीता, ठीक है, स्पेशली अफ्रीका और सेंट्रल ईरान, और याद रखना वल्नरेबल कैटेगरी में है। अफ्रीकन चीता वल्नरेबल में है, लेकिन एस्थेटिक क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, क्योंकि वो लेसी नंबर लेफ्ट में। दिव्य दृष्टि एक AI टूल है, ये एक स्टार्टअप है। वही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सबके लिए। वही विज़न है कि आत्मनिर्भर भारत। तरंग शक्ति देखेंगे। इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है कहाँ, ये तरंग शक्ति है क्या? ये 10 कंट्रीज़ का मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, और सब एक होस्ट करने जा रहा है। ये पार्टिसिपेंट 10 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। वही है कि कोऑपरेशन, ये 10 कंट्री के एयरफोर्स के बीच कोऑपरेशन होगा। वही कोऑपरेशन, नॉलेज का आदान प्रदान होगा। नेशन हम देखे ही थे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, UAE, UK, ये सब भेजा कटेगा। PM किसान निधि में हम क्या देखे थे, ये ऐसा नहीं कि अभी ये रिलीज़ हुआ है या शुरू हुआ है, ये 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ था। एजेंसी इसका है, एजेंसी कौन है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। वही देखे ही थे क्या कि फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए दिया गया था कि 6,000 सालाना आपको हर 3 इंस्टॉलमेंट में। ये फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एलिजिबल वही है कि जिसमें भी रूरल और अर्बन एरिया के और स्मॉल फार्मर वो सब एलिजिबल है। नन एलिजिबल में वही है कि जो आपका अगर 10,000 से ज़्यादा मंथली पेंशनर हैं आपको मिलता है, और फिर वही इंजीनियर डॉक्टर वगैरह। बर्फ टैक्स देख ही लिए कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि चूँकि ये टैक्स न्यूजीलैंड में लगा हुआ था और फिर उसको कैंसिल कर दिया गया, और क्यों कैसे होता है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। ग्रेजुअली डे बाय डे मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।